कैसे आप सभी लोग। मैं गोपाल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जो कि है नवी मुंबई के बारे में कि नवी मुंबई में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जिसके कारण आप नवी मुंबई में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो चलिए, आज हमारे साथ है भरत जी, जो कि बताएंगे कि नवी मुंबई में इन्वेस्टमेंट करने की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। हेलो भरत जी। हेलो मिस्टर गोपाल। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो आप भरत जी, हमारे दर्शकों को उम्मीद है कि आज आप उनको ऐसे गाइड करेंगे कि अगर वो नवी मुंबई में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको क्या रिटर्न मिल सकता है। तो मैं आपसे कुछ इसके बारे में जानकारी चाहूंगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कितने साल से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं? मैं पिछले 2 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप 2 साल से हैं और 2 साल से मुंबई में ही काम कर रहे हैं आप? जी, मैं 2 साल से मुंबई में ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो भरत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहला मेरा पॉइंट, सीधा अपन समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे, दर्शकों को भी ज्यादा समय खराब ना हो। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि जो ये नवी मुंबई साउथ मुंबई से नवी मुंबई के लिए ट्रांस हार्बर लिंक बना है जी, इससे लोगों को क्या फायदा होगा? देखिए, साउथ मुंबई के लिए जो ट्रांस हार्बर लिंक अभी जो बना है रिसेंटली, इससे पहले अगर हम बात करें तो मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ब्रिज था, जो कि हार्बर लिंक जिसको हम बोलते थे। उसी के कारण लोग ट्रैवल करते थे। अच्छा। लेकिन वो जो था वो साउथ मुंबई से थोड़ा दूरी पे था, और जो मरीन लाइन से अगर हमें जाना होता था और हमें नवी मुंबई जाना है तो हमें बहुत ही ज्यादा समय लग जाता था, करीब 1.5-2 घंटे का टाइम लग जाता अगर हमें उस ब्रिज के थ्रू, अगर उस ब्रिज को एक्सेस करके अगर हमें उधर जाना है। Okay. लेकिन जब से ये ट्रांस हार्बर लिंक बना है तो उसके कारण जो सफर हमारा 1.5-2 घंटे का था वो अभी 30 से 35 मिनट का रह चुका है। अच्छा, इतना समय कम हो गया? जी, उसके कारण है ना, लोगों का अभी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही फास्ट हो गया है, एक्सेसिबिलिटी बहुत ही इजी हो गई है। अच्छा। तो उसके कारण ये एक एडवांटेज हो जाता है, बहुत ही बड़ा चेंज आ जाता है, जो कि एक हम ये बेसिकली एक जियोग्राफिकल एक इशू बोल सकते हैं हम इसको, जो कि हमारा जो समुद्र था वो बहुत ही बड़ा बाधा था ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, वो अभी एक सॉर्ट आउट हो गया ट्रांस हार्बर लिंक के कारण। अच्छा, तो ट्रांस हार्बर लिंक के बनने के बाद में अभी उधर रेटों में कितना ये चीजों में उछाल है, या लोगों को आने जाने में कितनी सुविधा में इजी हुई है? जी, तो देखिए, जैसे कि ये ट्रांस हार्बर का लिंक जो प्रावधान है ना, वो करीब आप ये बताएंगे कि जब ये ट्रांस हार्बर लिंक बन गया तो उसके बाद में लोगों को क्या तो उधर ज्यादा सुविधाएं मिली है, और क्या उनको रेटों में अप्रिशिएट मिला है, या फिर इससे मान सकते क्या उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है उस तरफ? तो गोपाल जी, वैसे जो ये ट्रांस हार्बर लिंक का जो पेपर वर्क है ना, वो 1985 से स्टार्ट हो गए थे। अच्छा जी, तो तब से ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसको प्रभावित करने में, लागू करने में टाइम लगता गया और ये थोड़ा प्रोजेक्ट डिले होता गया। तो तब तो उस समय तो आपको भी पता है, मुंबई की प्रॉपर्टी में ही वर्क ग्रोथ हो रही थी, लेकिन वहां इतना नहीं था प्रॉपर्टी का प्राइस। लेकिन जैसे ही ये ब्रिज बनने लगा है और पिछले कुछ 5-1 साल से धीरे धीरे प्रॉपर्टी ग्रोथ होने लगी है, लेकिन जैसे ये कंप्लीट हुआ बनके, तब वहां पे जो प्रॉपर्टी के प्राइस है वो बढ़ने लगे हैं, वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी जो ग्राफ जनरली अगर स्लोली स्टडीली एक एंगल 45 डिग्री जो हम बोलते हैं उस एंगल से ग्रो करता है, वो एक नॉर्मल मतलब बेसिक ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ का जो ग्रोथ है वो एकदम से हम बोल सकते हैं 90 हॉरिजॉन्टली एकदम ग्रोथ कर रहा है, तो बहुत ही तेजी से यहाँ का मार्केट ग्रोथ करने लगा है। तो ये एक रीजन है जो कि बहुत ही लोगों को यहाँ पे अप्रिशिएशन मिलने लगा है। अच्छा, तो भरत जी, दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो नवी मुंबई का बड़ा एयरपोर्ट बना है, जिसको कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इसके बनने से कितना, एक तो उधर की रेटों में उछाल आएगा, एक लोगों को कितना रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ वहां पे क्या और फैसिलिटीज होने वाली है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ आप बताइए। जी गोपाल जी, जो ये एयरपोर्ट का जो सिनेरियो है ना, ये आके एक बहुत ही गेम चेंजिंग हम बोल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि मुंबई में हमारे पास जो हमारा एयरपोर्ट, करंट एयरपोर्ट है अंधेरी में, वो आके 2 टर्मिनल ही एक्सेस करता है, एंड दैट टू इन क्रॉस वे। बेसिकली अगर एक टर्मिनल से अगर कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है तो दूसरा टर्मिनल हम यूज नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक मुंबई बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, या सॉरी सिटी है, तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा है, बट हमारे पास एयरपोर्ट छोटा है। तो गवर्नमेंट को एक दूसरे एयरपोर्ट की नीड थी, एंड गवर्नमेंट का ये वाला जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है, ये भी प्लान बहुत ही सालों से चल रहा है। लेकिन अभी फाइनली 2025 अप्रैल में यहाँ पे पहली फ्लाइट उड़ने वाली, ऐसा कहा जा रहा है कैबिनेट मीटिंग्स में वगैरह। तो दैट वी हैव टू सी व्हेन दिस दे गोना टेक ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट। तो ये एक एडवांटेज इसमें अगर हम बात करें ना, तो वहां पे अभी जो
एयरपोर्ट बन रहा है तो उसके कारण देखिए जनरली किसी भी सिटी के लिए अगर कोई ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहली चीज होती है बेसिक ट्रांसपोर्टेशन, राइट? सही है। वो चाहे शिप हो, बाय ओशन हो या फिर बाय एयर हो, दैट इज मस्ट। तो जैसे कि यहाँ पे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ गया एंड इवन द JNPT पोर्ट इज दैट, राइट? तो उसके कारण वी विल डेफिनेटली गोना गेट अ ह्यूज वैकेंसीज ऑफ जॉब ओवर देयर एंड लोगों की भरमाई रहेगी वहाँ पे। मतलब बसावट तो ऑलरेडी बनने लगी है वहाँ पे, बहुत लोग बस भी चुके हैं वहाँ पे। अच्छा। यस, मेनी पीपल आर फ्लोइंग टुवर्ड्स दैट। तो इसमें अपॉर्चुनिटी कुछ आइडिया कि एयरपोर्ट के कारण इतनी जॉब एयरपोर्ट मतलब कि जनरेट करने वाला है? तो जैसे कि अभी ये एयरपोर्ट जो है ना, ये अच्छा। करीब करीब 40 स्क्वायर किलोमीटर की रेडियस में फैला हुआ है। तो इसके कारण यहाँ पे जो मेंटेनेंस, जो स्टाफ रहेंगे वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेंगे। तो जहाँ तक हमें पता है करीब करीब 2 लाख लोगों की डायरेक्ट यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। 2 लाख लोगों यस, 2 लाख प्लस यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है एंड 1 लाख प्लस इनडायरेक्ट वैकेंसीज यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे जॉब्स की तो बहुत ही ज्यादा भरमार रहेगी, बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। तो दोस्तों देखा आपने, एक सिंगल एयरपोर्ट आने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को, इसके अलावा भी काफी चीजें वहाँ पे ग्रोथ होगी। अगर आप जाके सर्वे करेंगे, देखेंगे तो ये चीजें आपको काफी देखने को मिलेगी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये पनवेल जो रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है, बड़ा जंक्शन तैयार हो रहा है, इसके तैयार होने से लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो पनवेल जो जंक्शन है वो 24 स्टेशन वहाँ पे बनने वाले हैं। तो 24 स्टेशन बनने के कारण ये एक जंक्शन होगा जो कि आप, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मुंबई जो सिटी है, अगर हमें मुंबई के अंदर जाना है तो दादर इज द एंड पॉइंट, राइट? दादर तो बहुत बेकार काम है, बहुत भीड़ रहती है दादर में। तो जी, भीड़ तो रहती है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो पनवेल जो जंक्शन है वो करीब 24 स्टेशन वहाँ पे बनने वाले हैं। तो 24 स्टेशन बनने के कारण ये एक, आपको इतना तो पता लग जाता है कि ये एक जंक्शन होगा, राइट? तो जंक्शन इसको क्यों बना रहे हैं ना, क्योंकि जो दादर वाला जो स्टेशन है हमारा, जो अगर हम मुंबई में बात करें जो लास्ट स्टेशन है वो दादर है, और दादर तक अगर हम जाए और उसके बाद आगे हमें जाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। दैट इज द एंड पॉइंट फॉर द मुंबई, राइट? उसके आगे अगर हम ट्रेन को तो वहां से हमें रिवर्स जाना पड़ेगा, राइट? सो अगर अब जो जैसे ही पनवेल जंक्शन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो क्या होगा ना, तो वहां से अगर गाड़ी कोई जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से आ रही है या फिर कोई दिल्ली से आ रही है, तो वो इट कैन गो अहेड फॉर दैट। वो आगे पनवेल से पूना होते हुए दिल्ली, बैंगलोर, वो किसी भी रूट तक इवन फॉर टिल द एंड वो जा सकती है, कन्याकुमारी तक वो जा सकती है। लेकिन अगर दादर तक आती है तो वहां पे एंड हो जाती है। तो ये एक स्टेप लेना भी बहुत ही नेसेसरी है कि अगर एयरपोर्ट वहां पे आ रहा है तो एक जंक्शन भी जरूरी है, दैट इज द पनवेल, राइट? और ये दोनों ही मेन डेवलपमेंट जैसे बन जाएंगे ना, तो यहाँ पे ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाएगी। और आपको भी पता है कि एक रेलवे और ये जैसे बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट है, इन्हें मैनेज करने के लिए ह्यूज रिक्वायरमेंट रहती है लेबर्स की, जॉब्स वैकेंसीज भी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे जॉब भी बहुत सारी अवेलेबल होगी और प्लस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। अच्छा, ठीक है। तो भरत जी आपसे अगला क्वेश्चन है कि जो सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री यहाँ पे लग रही है, उससे लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला और क्या उससे ग्रोथ मिलने वाली है? जी, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री है ना, ये हमारे देश पे दूसरी लगने वाली है। अच्छा। और जो पहली है वो गुजरात में है और वो टाटा ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट की गई है। और ये जो दूसरी है ये हमारे अडानी जी के साथ, जो इजराइल का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, उन्होंने उनके साथ टाई अप किया है। और ये जो प्लांट यहाँ पे लगने वाला है, ये लगने वाला है तलोजा में। और ये प्लांट की जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है ना, वो है 48,000 करोड़ की। 48,000 करोड़ की बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगने वाली है इस प्लांट को लेके। यहाँ पे जो चिप्स होती है ना, उसको पूरी ही मैन्युफैक्चर की जाएगी। कोई ऐसा नहीं कि पार्ट्स बाहर से लाया और असेंबल किए। गुजरात में इवन वो पार्ट्स बाहर से लाके असेंबल करते हैं। अच्छा। बट ये जो प्लांट होगा ना, यहाँ पे सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा एक एडवांटेज पॉइंट हो जाता है इंडिया के लिए, कि क्योंकि इंडिया में आज तक ऐसा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कोई नहीं था। ये हम सबसे पहली सेमीकंडक्टर प्लांट बोल सकते हैं जिसके अंदर प्लांट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो उसके कारण भी यहाँ पे 5,000 प्लस एंड इनडायरेक्टली 20,000 प्लस जॉब वैकेंसीज अवेलेबल होने वाली है इस प्रोजेक्ट के लिए भी। तो वैकेंसीज अनलिमिटेड ओवर है। ओके,
तो ये था सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के बारे में कि इसके आने से लोगों को क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या जॉब उनको मिलने वाले, कितने रोजगार इसके कारण उत्पन्न होंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि पनवेल करजत उत्सव अर्बन लाइन जो बन रही है, रेलवे लाइन कॉरिडोर, उससे आगे के एरिया के अंदर क्या ग्रोथ रहेगी, जो करजत तक का एरिया है उसमें क्या ग्रोथ रहने वाली है? ओके, सो पनवेल से जो करजत का रेल कॉरिडोर है ना, तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो रेलवे ट्रैक रहेगा, तो सबसे पहली चीज़ आपको भी ये पता ही है कि जैसे ही रेलवे ट्रैक अगर कोई मुंबई में कोई रेलवे ट्रैक बनने वाला होता है, तो इट्स मीन डेफिनेटली दैट फ्यूचर ग्रोथ इज दैट, क्योंकि हम रेलवे को क्या बोलते हैं, आपकी दिल की धड़कन, राइट? मुंबई की दिल की धड़कन है यहाँ की रेलवे। तो जहाँ जहाँ रेलवे जाएगी वहाँ ग्रोथ आएगी, और जहाँ जहाँ रेलवे जा रही है वहाँ ग्रोथ आनी ही आनी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इज द नीडेड थिंग फॉर द मुंबई। जैसे कि आप देख सकते हो कि मुंबई में बहुत ही ज़्यादा गर्दी है, भीड़ भाड़ है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, रेलवे में कई सारे हादसे होते हुए देखिए। तो हमें जगह की रिक्वायरमेंट है, वी नीड द स्पेस, राइट? हमें अभी एक्सपैंड होना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में तो जगह बिल्कुल भी नहीं है। तीनों तरफ मुंबई पानी से घिर चुका है, और गवर्नमेंट इसीलिए ये स्टेप ले रही है कि अभी पनवेल से एक और करजत तक एक रेलवे ट्रैक बिछा रही है, ताकि उसको एक्सपैंड किया जा सके और लोग वहाँ पे धीरे धीरे उस एरिया में शिफ्ट हो। और इवन अगर हम करजत की बात करें ना, तो करजत इज ऑलरेडी फुल, वहाँ पे भी जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। वहाँ पे लोग बस चुकी है, और इवन देयर इज वेल एंड इवन वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री के बॉलीवुड स्टार्स, इवन पॉलिटिशियंस हैज बीन इन्वेस्टेड ओवर दैट, क्योंकि उन्हें वहाँ पे एक ऐसा माहौल मिल रहा है, बहुत ही खुलापन है वहाँ पे। अच्छा, तो अब आपसे अगला क्वेश्चन है भरत जी की मुंबई पुणे जो हाईवे है उसका क्या अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल सकती है, क्या उसका बेनिफिट लोगों को मिल सकता है? जी, ये जो मुंबई पुणे हाईवे है ना, तो यहाँ पे दो हाईवेज है, एक है एक्सप्रेस हाईवे एंड अनदर वन इज द ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। तो एक्सप्रेस हाईवे के बारे में जैसे कि आपको पता ही होगा, जो कि मुंबई से डायरेक्टली पुणे को कनेक्ट करता है, राइट? एंड जो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है उसको अभी 6 लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, राइट, उसको ब्रॉड करने वाले हैं। उसके कारण क्या होगा ना, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और तेजी से हो जाएगा, वहाँ पे ट्रैफिक होने के चांसेस ना के बराबर होंगे, तो उसके कारण भी डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से ग्रो करने लग जाएगा उस तरफ। ओके, एक सुना है कि जो अलीबाग टू वसई विरार कॉरिडोर है, ये भी काफी लंबा प्रोजेक्ट है, तो इसका भी लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला, कितना लंबा ये प्रोजेक्ट, कुछ आइडिया इसका बताएंगे आप? जी, तो बेसिकली अब अगर आपको कहीं पे भी अपना कोई वर्क, आपका जो प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अच्छा रोड भी रिक्वायरमेंट है, राइट? अगर आपका ये प्रॉपर रोड ही नहीं है, आपको यहाँ वहाँ घूमते हुए जाना पड़ता है। बेसिकली अभी जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन ये जो अलीबाग टू वसई विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, ये एक तरह से मुंबई को रिंग रोड की तरह कनेक्ट करेगा, मुंबई, नवी मुंबई और थर्ड मुंबई को, राइट? ये सिर्फ अलीबाग से वसई विरार तक ही नहीं रहेगा, ये आगे वापस अपने फोर्ट सीएसटी तक आएगा और वापस वहां से होता हुआ अलीबाग तक जाएगा। तो एक तरह से एक रिंग रोड बनने वाला है, जो कि पूरा मुंबई को कनेक्ट करेगा। और उसके कारण क्या होगा ना, जो आपको जैसे कि अभी अलीबाग से आपको जाना है दिल्ली की तरफ, तो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे यहाँ से वसई विरार की तरफ, वहां से फिर आगे आप दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको फ्यूचर में अपने इंडिया को एक 300 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी, वो जैसे बता रहे हैं हमारे देवेंद्र फडणवीस, राइट? तो आपको अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको ये स्टेप्स लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जो कि गवर्नमेंट ले रही है और उसके ऊपर वर्क कर रही है और काम चालू है उस चीज पे। अच्छा, तो इसका काफी बेनिफिट लोगों को मिलने वाला है कि आपने जैसे बता रहे हो, इससे बाहर आने जाने वालों को कहीं से भी इससे आउटर से निकल सकते हैं, मुंबई की भीड़ भाड़ में उनको नहीं जाना पड़ेगा। तो आपसे अब अगला बताइए कि जो डाटा सेंटर हब जो तैयार हो रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है, क्या चीज है ये डाटा सेंटर? तो देखिए, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि अभी आने वाला समय पूरा डिजिटल है, और डिजिटल होने के कारण आपके जो डेटा होते हैं उसको सिक्योर रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो सिक्योर नहीं रहेंगे तो फिर इंटरनेट इज नथिंग। आप इंटरनेट यूज भी नहीं करना, एक वेस्ट होगा, आप कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे लोगों से। तो उसको सिक्योर रखना भी जरूरी है, उसके लिए स्पेस भी चाहिए, राइट? और मुंबई में तो स्पेस कहीं बची नहीं है, और जो भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है उनको मुंबई में ही करना है।
तो गवर्नमेंट को मुंबई के जस्ट बगल में ये थर्ड मुंबई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लग रही है जहाँ पे ये ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इवन कर सकती है नहीं, बहुत सारे डेटा सेंटर्स वहाँ पे अवेलेबल है अभी। अच्छा, बहुत सारे डेटा सेंटर्स अवेलेबल है, और इवन जो मुंबई पूरा हाईवे का जो बेल्ट है वहाँ पे कई सारे डेटा सेंटर्स अभी अवेलेबल है जो वर्क कर रहे हैं। और इवन हमने तो सुना ये भी है कि गूगल का भी डेटा सेंटर वहाँ पे आने वाला है, फलास्फा फाटा जो आप पनवेल में है, अच्छा, उधर कहीं पे गूगल का भी डेटा सेंटर वहाँ पे बनने वाला है बहुत जल्द। बड़ा सेंटर हो जाएगा मतलब। जी जी, बहुत ही बड़ा एक तरह से हब बन जाएगा। फलास्फा फाटा को इवन हम डायमंड ट्रायंगल भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये गोवा को भी कनेक्ट करता है और इवन पुणे को भी कनेक्ट करता है, तो इसलिए इसको एक तरह से मुंबई को भी कनेक्ट करता है, तो इसलिए इसको डायमंड ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। एंड उसी लोकेशन पे गूगल का भी डेटा सेंटर आने की भी बात चल रही है। ओके, अब आप थोड़ा सा और बताएंगे इसके बारे में कि जो आगे का एरिया जो बसाया जा रहा है उसको थर्ड मुंबई वेल प्लान सिटी कर रहे हैं, वेल प्लान सिटी, तो सिंगापुर की तर्ज पे इसको बनाया जा रहा है, तो इसका क्या क्या मतलब है कि इसको सिंगापुर की तर्ज पे इसको डेवलप किया जा रहा है? तो गोपाल जी, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि एक जो सिटी कोई नई बसाई जाती है ना, और जो बनाई बनाई सिटी होती है, उन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर आप अभी कंपेयर कर ले कि जैसे कि दिल्ली और नई दिल्ली बसाई गई है, राइट, उन दोनों में कितना डिफरेंस है। लंदन एंड न्यू लंदन जैसे बनाया गया है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है। जो पुराना लंदन है वो मतलब थोड़ा कंजेस्टेड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और जो नई सिटी बसाई गई है वो एकदम एडवांस एंड वेल मैनेज्ड है। तो जहाँ पे वहाँ पे अभी जैसे दिल्ली को मुंबई को हम देख ले, तो मुंबई में हर जगह पानी भरा जाता है, पानी का नहीं सीवरेज प्रॉपर ट्रीटमेंट कुछ यहाँ पे दिया गया है, राइट। और जो अभी नई सिटी बचेगी वहाँ पे प्रॉपर सीवरेज लाइन, प्रॉपर सबको पता है कि अभी यहाँ पे कितनी बारिश होती है, तो उस हिसाब से वहाँ पे हर चीज को मैनेज कर सकते हैं अभी हम। तो इसीलिए प्लान सिटी और अनप्लान सिटी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है, और इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा डिफर करती है। और इसीलिए अभी गवर्नमेंट इस चीज पे ज्यादा फोकस करेगी कि अभी हम जो शहर बसाएंगे उसको वेल प्लान मैनर से बसाएंगे, ताकि क्या होगा ना कि जो ग्रोथ आएगी, तो जो मतलब वेल प्लान सिटी होगी ना, वहाँ पे आपको मतलब एज इको फ्रेंडली जोन मिलेगा, वहाँ पे आपको वातावरण भी अच्छा मिलेगा, हवा पानी से आप आसानी से रह पाएंगे, और प्रॉपर हार्वेस्टिंग भी होगी आपके पानी की, राइट। अभी जैसे कि यहाँ जो मुंबई है अभी करंटली, वहाँ पे पानी हार्वेस्टिंग का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, और जो नई बनेगी वहाँ पे आपका प्रॉपर वाटर हार्वेस्ट भी होगा। ब्रज में सुना है कि बड़े डेवलपर है मुंबई के, वो भी सभी उसी इलाके के अंदर जा रहे हैं, तो ऐसा क्या रीजन है कि सभी बड़े डेवलपर उसी इलाके में जाके अपने प्रोजेक्ट ला रहे हैं? ऐसा उनको ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि वो जंगल में जाके वो सब ये चीजें कर रहे हैं? जी गोपाल जी, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रही है, वो ट्रांस अर्बन लिंक बना रही है, एयरपोर्ट वहाँ पे आ रहा है, पनवेल जंक्शन बन रहा है, 24 स्टेशन वहाँ पे बन रहे हैं, पनवेल टू कर्जत कॉरिडोर आ रहा है, अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर वहाँ पे बन रहा है। अच्छा, तो इतने सारे डेवलपमेंट अगर वहाँ पे आ रहे हैं, तो क्यों नहीं डेवलपर्स वहाँ पे जाके अपना प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे वहाँ पे, राइट। क्योंकि अगर आपको साफ साफ दिख रहा है वहाँ पे कि इतना सारा डेवलपमेंट वहाँ हो रहा है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ला रही, तो सीधी सी बात है कि हर कोई डेवलपर वहां जाके अपना प्रोजेक्ट लाना चाहेगा, हर कोई डेवलपर वहां पे अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहेगा, और सिर्फ एक दो नहीं, वो 100 से ज्यादा वहां पे अपना प्रोजेक्ट प्लान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी लोकेशन जहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और वेल मैनेज सिटी बनेगी, तो वहाँ पे ऑफकोर्स फॉर श्योर कोई भी डेवलपर होगा वो प्रोजेक्ट अपना वहां लाएगा। और इवन ये चीज आप देख सकते हैं कि 12 साल पहले ही हीरा नंदानी ने, गोदरेज ने वहां पे अपनी लैंड परचेज करके रखी थी। 12 साल पहले ही? 12 साल पहले ही उनका प्रोजेक्ट परचेज नहीं करी थी, बल्कि उनका प्रोजेक्ट तो लैंड लॉन्च भी हो चुका था हीरा नंदानी का। अच्छा, तो उन्हें पता है बड़े डेवलपर्स को कि बड़े बिग शॉट्स को कि वहां पे ग्रोथ आएगी फॉर श्योर, राइट। तो आपको इतना ज्यादा डीपली कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि आएगी नहीं आएगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है तो फॉर श्योर यार वहां पे लोग शिफ्ट होंगे। ठीक है ब्रज जी। तो दोस्तों देखा आपने, ब्रज जी ने बताया कि क्यों नवी मुंबई में बेस्ट है, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ब्रज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को ऐसे जानकारी देते रहे। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक राधे राधे।